वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज आपको सिंगल एंट्री करवाया जाएगा जिसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये स्लाइड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्लाइड का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जाएगा। तो सबसे पहले है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री है क्या? ये इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इनकम्प्लीट फॉर्म है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो टू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वहाँ पे टू एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और इसमें कोई भी फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं होता। इसी वजह से ये सिस्टम जो है वो फेल है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में जो मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती है। और ये सिस्टम सिर्फ मेंटेन करता है कैश बुक को और पर्सनल अकाउंट्स को, डेटर्स के और क्रेडिटर्स के, और इग्नोर करता है नॉमिनल अकाउंट को और रियल अकाउंट को एक्सेप्ट कैश, यानी कि सिवाय कैश के। अब रीजन क्या है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के? क्यों जो है मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है? कंप्लीट रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। रीजन ये है कि पार्शियल रिकॉर्डिंग होती है, मुकम्मल रिकॉर्डिंग नहीं की जाती ट्रांजैक्शंस की। और ऐसा जो है वो स्मॉल जो बिजनेस होते हैं जैसे कि शॉप वगैरह, वहाँ पे ऐसा होता है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं या और दूसरे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे। और पार्शियल रिकॉर्डिंग इस वजह से की जाती है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होती है डबल एंट्री सिस्टम की। उसकी नॉलेज ना होने की वजह से ऐसा भी होता है। इसके अलावा जानबूझ के भी कुछ रिकॉर्ड्स को नहीं रखा जाता ताकि टैक्स से बचा जा सके। और इसके अलावा टाइम, एफर्ट और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। जाहिर बात है, अगर कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाएगा तो उसके लिए टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी होगी, मेहनत भी लगेगी और कॉस्ट भी होगी, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स हायर किए जाएंगे उनको फिर सैलरी भी ज़्यादा पे करना पड़ेगी। एंड लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यू टू फायर और थीव्स। और ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉर्ड जो है वो ज़ाया हो जाए, आग लग जाए या चोरी हो जाए या और भी किसी वजह से रिकॉर्ड ज़ाया भी हो सकता है। तो ये रीजंस थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के। नाउ द फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के कुछ फीचर्स हैं। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, इनकम्प्लीट सिस्टम है। ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। और कैश बुक, ये मेंटेन करता है कैश बुक रिकॉर्ड करने के लिए कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। एंड पर्सनल अकाउंट, मेंटेन करता है पर्सनल अकाउंट्स डेटर्स के और क्रेडिटर्स के डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस एंड वेरिएशंस इन एप्लीकेशन। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, जब इसको अप्लाई किया जाता है तो उसमें वेरिएशन आती है। जब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में अप्लाई किया जाता है तो वेरिएशन आती है, इनके फर्क आता है। ऐसा नहीं होता कि सेम रहे। नाउ द टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री की भी टाइप्स हैं, एक तरह की नहीं होती। एक तो प्योर सिंगल एंट्री है जिसके अंदर डुअल एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का जो डुअल एस्पेक्ट होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स डेटर्स के और क्रेडिटर्स के रखे जाते हैं। इसके बाद है फिर सिंपल सिंगल एंट्री। इसके अंदर पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को रखा जाता है। और कोजाई सिंगल एंट्री, इसके अंदर पर्सनल अकाउंट, कैश बुक और कुछ दूसरी सब्सिडरी बुक्स को रखा जाता है। अब इसके फायदे भी हैं, इसी वजह से सिंगल एंट्री का इस्तेमाल करते हैं स्मॉल बिजनेस। ये इजी और सिंपल मेथड है, लेस एक्सपेंसिव है, इसके लिए कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। सूटेबल है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए। फ्लेक्सिबल मेथड है क्योंकि इसके अंदर कोई सेट प्रोसीजर्स और रूल्स वगैरह नहीं है। इसके नुकसान भी हैं। पहला ये कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उससे, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक नहीं की जा सकती। एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैन नॉट बी रिलायबल। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी रिलायबल नहीं होती। और ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी सर्टेन, यानी कि जो ट्रू प्रॉफिट और लॉस है उसको मालूम भी नहीं किया जा सकता। और कंपैरिजन करना अकाउंटिंग परफॉर्मेंस का प्रीवियस ईयर्स के साथ, पिछले सालों के साथ या दूसरी फर्म्स के साथ, वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी इसका एक नुकसान है। डबल एंट्री के अंदर तो ऐसा हो सकता है कंपैरिजन, लेकिन इसके अंदर ऐसा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के दरमियान फर्क। डबल एंट्री के अंदर बैलेंस शीट बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है जो कि बैलेंस शीट की तरह ही होती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ फर्क है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर और बैलेंस शीट बनाई जाती है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है इसके अंदर इनकम्प्लीट डेटा होता है और इसी वजह से उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो भी सही नहीं होती, जबकि जो बैलेंस शीट होती है उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होती है।
नाउ द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड को कंप्यूटेशन उसको कंप्यूट किया जाता है, मालूम किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करने के लिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज की जाती है। जो स्टार्ट के अंदर एसेट्स होते हैं उसमें से स्टार्ट की लाइबिलिटीज को जब माइनस करते हैं तो कैपिटल एट स्टार्ट मालूम किया जाता है। और कैपिटल एट एंड मालूम करने के लिए एसेट्स में से लाइबिलिटीज मालूम की जाती है एट एंड, यानी कि एसेट्स जो एंड पर होते हैं उसी में से लाइबिलिटीज जो एंड पर होती है उनको माइनस किया जाता है, तो कैपिटल एट एंड भी मालूम किया जाता है। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब आपके सामने फॉर्मेट है स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस का, जो कि इनकम स्टेटमेंट होता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले नाम लिखा जाता है बिजनेस का, उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाएगा एंड फॉर द पीरियड एंड जो भी पीरियड होगा वो। सबसे पहले इसके अंदर कैपिटल एट एंड आता है और उसके बाद उसके अंदर ड्राइंग्स को ऐड किया जाता है, जो ड्राइंग लेगा ऑनर उसको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो फिगर आएगी उस फिगर में से लेस कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट, जो स्टार्ट का कैपिटल होगा। पीछे आपको बताया गया था कि कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड किस तरीके से निकाला जाता है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एट स्टार्ट और एंड नहीं दिया होगा तो उसको फिर इसी तरीके से निकाला जाएगा। उसके बाद फिर जब कैपिटल एट स्टार्ट को भी माइनस कर दिया तो फिर कुछ और चीज़ें भी उसमें से माइनस की जाएंगी, जैसे कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होगी ड्यूरिंग द पीरियड उसको माइनस कर देंगे, तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अब अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस में से फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे उनको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके बाद फिर ऐड कर देंगे अदर इनकम को, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया जाएगा। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आपके सामने ये फॉर्मेट मौजूद है जो कि बैलेंस शीट की तरह नेम ऑफ द बिजनेस लिखा जाता है सबसे पहले, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर उसके बाद एज ऑन जो डेट होगी। अब इस डेट को थर्ड लाइन में भी लिखा जा सकता है। एक तरफ एसेट साइड है और दूसरी तरफ इक्विटीज की यानी कि लाइबिलिटीज और कैपिटल की साइड है। ये बिल्कुल वैसे ही है, इसका फॉर्मेट काफ़ी हद तक जो डबल एंट्री के अंदर होता है। सो एसेट्स वाली साइड पे करंट एसेट्स आते हैं पहले और फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं। करंट एसेट्स के अंदर कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस सप्लाईज है, अक्रूड इनकम है, और फिर टोटल उसका आ जाएगा। और उसके बाद फिर फिक्स्ड एसेट्स है जिसके अंदर इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के अंदर से उनकी डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, सो टोटल फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो इक्विटीज वाली साइड है लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज है, अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है, अक्रूड एक्सपेंसेस है, अनअर्न्ड इनकम है और टोटल करंट लाइबिलिटीज है। ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई हुई है, लाइंस एक ही लाइन के अंदर दो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जब आगे एग्जाम्पल आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा फॉर्मेट आपको। उसके बाद है फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिसके अंदर मॉर्गेज पेबल, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड दी टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएगी, और नीचे इसका टोटल आ जाएगा दोनों लाइबिलिटीज का, करंट और लॉन्ग टर्म का। उसके बाद है फिर ऑनर्स इक्विटी जिसके अंदर कैपिटल है और उसके अंदर प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा एंड ड्राइंग को लेस किया जाएगा, सो टोटल ऑनर्स इक्विटी आएगी, और फिर नीचे सबसे नीचे टोटल इक्विटीज आ जाएंगी। तो अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, और balances of the assets and equities of the business of Mr. Masroor on January 1st, 1988 and December 31st, 1988 were as follows. यानी जो बैलेंसेस हैं एसेट्स के, इक्विटीज के, मिस्टर मसरूर के बिजनेस के जनवरी 1 को और दिसंबर 31 को, यानी कि साल के शुरू में और आखिर में वो ये बैलेंसेस हैं। साल के शुरू में यानी कि जनवरी 1 को जो कैश इन हैंड है वो है 1000 और साल के आखिर में है 5000। कैश एट बैंक साल के शुरू में है 4000, साल के आखिर में है 12000। प्रीपेड इंश्योरेंस साल के शुरू में कुछ भी नहीं है, साल के आखिर में 5000 है। फर्नीचर 10000 है साल के शुरू में, साल के आखिर में 15000 है। अकाउंट्स पेबल 5000 है स्टार्ट में और साल के आखिर में है 7000। कैपिटल साल के शुरू में 10000 है और साल के आखिर में 30,000 है। अब यहाँ पे कैपिटल ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है, कैपिटल स्टार्ट में भी मेंशन कर दिया है कितना है और एंड में कितना है वो भी मेंशन कर दिया है, यानी कि अब कैपिटल को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर मसरूर हैड विथड्रॉन 72,000 कैश फॉर हिज प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए यानी अपने इस्तेमाल के लिए 72,000 का कैश निकाला यानी कि ड्राइंग की,
एंड हैज मेड ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 50,000 की। और बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस और डेबिट ऑफ द 260 फॉर ज़कात डिडक्शन। बैंक स्टेटमेंट शो करता है डेबिट जो है वो 260 ज़कात डिडक्शन के लिए, यानी कि जब भी बैंक डिडक्ट करता है कोई चीज़ तो वो उसको डेबिट करता है। सो 260 उसने ज़कात की जो डिडक्शन थी वो की। एंड क्रेडिट ऑफ 840 फॉर प्रॉफिट इंश्योरेंस, और 840 जो है उसने प्रॉफिट दिया। यहाँ पे मैंने मिस्टेक, गलती से इंश्योरेंस बोल दिया, प्रॉफिट इंश्योरेंस, प्रॉफिट दिया बैंक ने जो है वो 840 का। और जब भी बैंक कोई चीज ऐड करता है तो वो क्रेडिट करता है। और इसके अलावा इंश्योरेंस ऑफ 2000 हैड एक्सपायर्ड, 2000 का जो इंश्योरेंस था वो एक्सपायर्ड भी हो गया। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट 3000 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन। और जो डेप्रिसिएशन थी फर्नीचर की वो थी 3000 चार्ज हुई जो के। अब रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31st 1988। ईयर एंडेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो बनाना है, और उसके अलावा स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर बनाना है। इसने खुद ही इसको बैलेंस शीट दे दिया ब्रैकेट में, तो उससे और इजी रहता है समझने में स्टूडेंट्स के लिए। अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे देगा तो और आसान है, अगर नहीं भी देगा तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का भी वही मतलब है। तो अब इसमें एडजस्टमेंट है, इसी वजह से सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट एंट्री समझाई जाएंगी। तो लिखा लिखा जाएगा नाम मिस्टर मसरूर, एडजस्टिंग एंट्री फॉर द पीरियड एंडेड 31st दिसंबर 1988। तो अब जो एडजस्टमेंट दी गई है उसके अंदर सबसे पहली एडजस्टमेंट तो ड्राइंग की दी गई है। ड्राइंग की कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि उसको लिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के अंदर। सो ज़कात डिडक्शन जो की बैंक ने उसको डेबिट किया जाएगा, और जो प्रॉफिट दिया गया उसको क्रेडिट किया गया। और जो इनका डिफरेंस आया 840 में से 260 माइनस करेंगे जब, तो वो 580 आया। वो 580 बैंक के अंदर बढ़ रहा है, तो उसको बैंक को डेबिट करके 580 कर दिया। सो टू एडजस्ट द जक़ात एंड प्रॉफिट बाय बैंक, जो जक़ात का डिडक्शन दिया जो प्रॉफिट मिला वो एडजस्ट कर दिया। पहली एंट्री ये हुई। दूसरे में जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हुआ था 2000 का, जब एक्सपायर्ड हुआ तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेंस है। इंश्योरेंस हमेशा एक्सपेंस होता है। सो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। और प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर कमी आई, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस था उसके अंदर कमी आ गई जो पहले से पेड किया हुआ था। सो वो हो गया क्रेडिट, और इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया डेबिट टू एडजस्ट दी प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद तीसरी एंट्री है डेप्रिसिएशन की। सो डेप्रिसिएशन जो दिया गया है वहाँ 3000 दिया गया है। सो डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट टू एडजस्ट दी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो ये तीनों जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज भी आपकी हो गई हैं। अब आपके सामने जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। तो अब इसका जो फॉर्मेट जैसा कि आपको बताया गया है, सबसे पहले कैपिटल एट एंड। अब कैपिटल एट एंड आपको यहाँ पे गिवन है 30,000 यहाँ पे दिया गया है। सो डायरेक्टली हमने इसको ले लिया। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर ड्राइंग। ड्राइंग दी गई है 72,000 की हमें। सो ड्राइंग को हमने ऐड कर दिया। सो जो फिगर आई वो आई 1,02,000। उसके बाद लेस कर देंगे हम कैपिटल एट स्टार्ट। सो कैपिटल एट स्टार्ट भी हमें दिया गया है जो कि है 10,000 का। उसको हमने जब लेस किया तो उसके बाद फिर हम लेस करेंगे इसके अंदर से एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसको भी हमने लेस कर दिया जो कि है 50,000 की। जो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के अंदर मौजूद है। और जब इसको भी हमने लेस कर दिया तो हमारे पास आ गया अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अब ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, इसके अंदर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जिसके अंदर से पहली चीज है ज़कात डिडक्शन। इसको भी एक्सपेंस के तौर पे लिया जाएगा 260 जो कि बैंक ने डिडक्ट किए। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस, वही जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया वो भी एक्सपेंस में आएगा। और इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो ये तीनों वही चीजें आ गई जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज वाली हैं। सो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 5,260। जब इनको माइनस किया तो उसके बाद जो फिगर आई वो आई 36,740 की। और इसके अंदर फिर ऐड कर दी जाएगी अदर इनकम। इनकम जो अदर ऐड की गई, इसके अंदर जो प्रॉफिट दिया गया था बैंक की तरफ से उसको ऐड कर दिया गया।
वो भी एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद है। द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट ऑफ 260 फॉर ज़कात डिडक्शन, यहाँ पे ज़कात डिडक्शन है और इसके बाद जो दिया गया है एंड क्रेडिट ऑफ द 840 फॉर प्रॉफिट। सो 840 जो प्रॉफिट है उसको ऐड किया जा रहा है यहाँ पे। सो इसको जब ऐड करेंगे तो उसके बाद एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। सो फाइनली जो प्रॉफिट आया वो आया 37,580। अब आपके सामने मौजूद है स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, जो कि बैलेंस शीट है सिंगल एंट्री की। सो एक तरफ एसेट साइड, एक तरफ इक्विटी साइड। एसेट्स के अंदर सबसे पहले करंट एसेट। अब करंट एसेट में अच्छा यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी जाएंगी वो ये बनाई जा रही है साल के आखिर में, एज ऑन दिसंबर 31st 1988 के अंदर। तो जहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई हैं एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वगैरह, तो ये लिखी जाएंगी जो साल के आखिर के अंदर है, यानी कि दिसंबर 31st 1988 की। सो कैश इन हैंड है 5,000 साल के आखिर में, और कैश एट बैंक है 12,580। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो है 3,000 का। सो जो टोटल करंट एसेट बना वो है 20,580। और फिक्स्ड एसेट्स जो है वो है फर्नीचर 15,000 का, और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। जब भी फिक्स्ड एसेट आता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, जो कि है 3,000 का। सो टोटल फिक्स्ड एसेट आ जाएगा 12,000 का, और जो टोटल एसेट्स बना करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट मिला के वो बना 32,580। और उसके बाद है फिर लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज के अंदर अकाउंट्स पेबल है, सिर्फ अकाउंट्स पेबल है, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर, और जो कि 7,000 दिया गया है हमें साल के आखिर का। सो अकाउंट्स पेबल आया। उसके बाद है फिर ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में यहाँ पे हमने कैपिटल लेना है, जो कि है 10,000। अच्छा, आप नोट करने वाली बात ये, जो कैपिटल यहाँ लिया जाता है वो स्टार्ट वाला लिया जाता है, जो कि 10,000 है। कैपिटल स्टार्ट वाला लिया जाएगा, और ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमें यहाँ पे हासिल हुआ था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई थी 50,000 सॉरी 50,000 की, जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दी गई है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसको हम ऐड कर देंगे। जब हमने इसको भी ऐड कर दिया तो हमारे पास फिगर आई 97,580 की। और इसके बाद हम इसमें से ड्राइंग्स को लेस करेंगे, जो कि है 72,000 की। सो जब ड्राइंग को हमने लेस किया तो हमारी जो ऑनर्स इक्विटी, जो टोटल ऑनर्स इक्विटी आई वो आई 25,580। और जब लाइबिलिटीज को और हमने ऑनर्स इक्विटी को ऐड किया तो जो टोटल इक्विटीज आई वो आई 32,580। तो ये आपकी एग्जाम्पल भी हुई कंप्लीट। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको सिंगल एंट्री करवाई गई। आपको अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और मजीद अकाउंटिंग की वीडियोस के लिए, मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।